अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी जिसका इंतज़ार आप लोगों को बेसब्री से था। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद भी आएगी। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये लो स्टोरी आज सेकंड पार्ट में लाई हूँ। एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच गाइस मुझे मैसेज करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्ज़ी। क्योंकि सुनने वाले मेरे उतने नहीं हैं जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर अगर 500 है, सुनने वाले सिर्फ 300 होंगे, या 200 है तो 180 इसी तरह के होंगे। फिर भी इतना भी काफ़ी है मेरे लिए। और मेरे लिए जो मैसेजेस करते हैं उन सब के लिए भी थैंक यू सो मच गाइस। सबको, सबके सब जितने भी लोग हैं सबको। पूनम जी, मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे हर दफ़ा मैसेज करने में ये पूछते हुए कि आपकी अम्मी ठीक है, तो मैं कहती हूँ हाँ मेरी अम्मी ठीक है। थैंक यू सो मच सबके लिए, थैंक यू कहती हूँ। कुछ लोग अपनी स्टोरी के लिए सुन कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। एक इंसान नाराज़ है, उसे नाराज़गी हटाने के लिए मैं स्टोरी आज खास उनके लिए लाई गई कि मैं पार्शलिटी नहीं करती। मैं जो करती हूँ ईमानदारी से करती हूँ। पार्शलिटी करने वाली मैं नहीं हूँ। स्टोरी आप लोगों को पसंद आती है, हमारे लिए यही बहुत है। आप लोगों की स्टोरी को एंजॉय करते हैं, ये भी मेरे लिए बहुत है। बस इतना कहूँगी, मुझे जितने लाइक मिलेंगे यार मैं उतनी लाइक में स्टोरी अपलोड कर सकती हूँ। अब लोग सुन रहे हैं, 200 लोग सुन रहे हैं, तो लाइक 20 या 28 मिल सकती है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं। अरे लाइक दोगे तो पता चलेगा ना कि मेरी स्टोरी आप लोग को सबको पसंद आ रही है। अब लाइक नहीं है, 200 लोगों ने सुना है, 200 में से सिर्फ 28 लोगों ने लाइक किया है, तो इसको मैं क्या समझूँ? आप खुद काउंटिंग कीजिएगा। ये तो पलरा दोनों तरफ से हल्की लग रही है ना, एक तरफ से बारीक, एक तरफ से हल्की, तो इस हिसाब से मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ। आपके लिए लाई हूँ कनुष्का की स्टोरी। चलिए, अभी तक आप लोगों ने नाम बताया नहीं, फिर से पूछती हूँ क्या नाम रखो इस स्टोरी का। मंदिर में जहाँ पर रात के अभी तकरीबन सुबह के 5 बज रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की सी रोशनी आ रही थी। उस मंदिर में शादी हो रही थी। वो लड़की जो शादी कर रही थी वो रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके गालों पर बह रहे थे। उसकी आंखों के आंसू देखकर कनुष्का इरिटेट होती हुई कहती है, रोना बंद रखो, तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हारी इजाज़त के साथ मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। अगर नहीं करना अभी भी फैसला कर सकती हो, जा सकती हो तुम यहाँ से। फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो उसे घूर के देखती है, वो कहती सीरियसली आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा ही उठा रहे हो। उसकी आंखों की भाषा समझने की कोशिश करती है। तब वो कहती है, कनुष्का मुझे आंखों की भाषा पसंद नहीं है, और ना मुझे पसंद है, खासकर तुम जैसे खूबसूरत लोगों की आंखों की भाषा मैं सीखना नहीं चाहती। इसलिए जो कहना है मुँह से कहो, इस गाली भी देनी है मुँह से देना, क्योंकि मुझे फेस टू फेस बात करने वाले लोग पसंद है। हाँ कह सकती हूँ मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हूँ, तुम्हें मजबूर करके तुमसे शादी कर रही हूँ, ये बात सच है, झूठ तो नहीं है। लेकिन कहने की हिम्मत रखो, मुझे एक साफ साफ लफ्ज़ों में कहने वाले लोग पसंद हैं। एनीवे, शादी हो रही है तो खामोशी से एंजॉय करो। तब वहाँ से पंडित जी कहते, अच्छा कन्यादान कौन करेगा? यहाँ पर कोई दिख रहा है आपको हमारी फैमिली से? ना मेरी फैमिली है ना इसकी फैमिली है, ये भी अनाथ है, मैं भी अनाथ हूँ। तब वहाँ से ड्राइवर कहते, मैं कन्यादान करता हूँ, यही समझिएगा मैं इस लड़की का बड़ा भाई हूँ। वो उस लड़की की तरफ इशारा करता है जिससे वो शादी कर रही थी। तब गैस, इस हीरोइन का नाम तो बता सकते हो ना कि मैं इनका नाम क्या रखूँ? अगर मैंने एक कैरेक्टर का नाम कनुष्का रखा है तो दूसरे कैरेक्टर का नाम आप बता दीजिएगा, और एक साथ बताइएगा प्लीज़। बताने में क्या जाता है, लिखो थोड़ा सा नाम, आए तो पसंद तो लिख लूँगी, आप लोगों की पसंद से मैं नाम भी डाल देती हूँ। आपकी पसंद से नाम की कैरेक्टर को भी बता दूंगी, डोंट वरी। नाम बता दीजिएगा मुझे प्लीज़। ओके, स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ पर वो ड्राइवर कहता है, तो ड्राइवर की तरफ वो लड़की गौर से देखती, इसके आने से तो इसकी ज़िंदगी वाट लग चुकी है, और कुछ नहीं कहती। तब पंडित जी उसके हाथ में कुछ चीज़ें देते, पूजा पाठ करवाते, और इस तरह से इनकी कन्यादान होता है। तो पंडित जी कहते हैं, तो अब मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने के कौन कौन किसको लगाएगा? तब कनिष्का कहती है, मैं लगाऊंगी। और कौन लगाएगा? आई एम द बॉस, तो मैं ही लगा दूंगी। ये कहकर वो सिंदूर लेते उसकी मांग में भरती है, प्लस अब मंगलसूत्र वो कहाँ से लाए, उसके पास तो मंगलसूत्र है नहीं। तो पंडित जी उसे एक धागा देते हैं,
और धागा बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था धागा था। इनकी छोटी हिसाब से बनाते ना वैसी तरह का एक धागा था और 2 धागे एक साथ बना के देती कनिष्का के हाथ में, कहती इसे पहना दो। ओके, इससे क्या होगा, इससे मंगलसूत्र बना सकते हैं। इसके बाद आप इसके लिए मंगलसूत्र बंदोबस्त करेंगे तो जब वो मंगलसूत्र अपने हाथों से इस लड़की के गले में पहनोगे तो इसे हटा देना। समझ में आया? तो कहती ओके ठीक है। ये कहकर पंडित जी पूजा कर रहे थे। कनिष्का खड़ी होती है और उसके गले में मंगलसूत्र डालती तो कहते शादी संपन्न हुई। अब आप दोनों पति पत्नी है या कह सकते हो एक दूसरे की बीवी है। ठीक है, चलो यहाँ से, ये कहकर और खड़ी हो जाती है और कनिष्का को लेकर निकलने लगती। तब कनिष्का उस लड़की का हाथ पकड़ के निकलती, नीचे आती मंदिर से। मंदिर से बाहर आने के बाद वो कहती चलो। वो कहती मुझे मेरे भाई के पास जाना है। ओह हाँ, क्यों नहीं। और ड्राइवर को इशारा करती है इसे अपने साथ लेके जाओ और हाँ, ये दोनों वहाँ से गायब नहीं होने चाहिए। अगर तुम भागने का भी सोचोगी तो ये याद रखना कि तुम्हें मैं पाताल से भी दूर निकालूंगी। ये गलती मत करना, यहाँ से भागने की मत, बिल्कुल भी मत सोचना। रही बात तुम्हारे घर की, जो तुमने भेजी है वो तुम्हें मिल जाएगी वापस। तुम्हारे भाई के जितने भी खर्चे होंगे अब वो मैं करूँगी। तुम लोग उस घर में नहीं रहोगे जिस घर में तुम पहले रहती थी। अब तुम लोगों को एक नया घर दिया जाएगा। मैं जॉब करती हूँ। ओके, तो जाओ अपने जॉब पे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हाँ, काबिलियत है तो पेश करो अपनी काबिलियत, लेकिन याद रखो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल मत करना। मुझे आपके नाम की ज़रूरत भी नहीं है। क्या कहा तुमने? और 2 कदम पीछे हट जाती जब वो कहती क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेरे नाम का गलत इस्तेमाल मत करना। फर्स्ट एंड लास्ट बार कहती हो। तुम मेरी बीवी हो तो इस बात को अपने अपने कान में, अपने दिमाग में फेस करके रखना कि हाँ, तुम कनिष्का की बीवी हो, कनिष्का की बीवी हो। अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की, यहाँ से भागने का सोचा, मुझसे दूर जाने का सोचा, तो तुम्हारी ज़िंदगी का हिल बना दूंगी। जो नरमी से मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, उस नरमी को हटा के तुम्हारी मौत का कारण बन जाऊंगी। इस चीज़ को याद रखना। और एक और बात, तुम्हारी खूबसूरत चेहरा मेरी कमज़ोरी नहीं है। मुझे खूबसूरत लोगों से नफ़रत है, उन लोगों से जिन्हें खूबसूरती पर गुरूर है, खासकर उन लोगों से कुछ ज़्यादा ही नफ़रत है। और तुम फर्स्ट लड़की नहीं हो जो मेरे सामने आई हो। तुमसे कई खूबसूरत लड़कियाँ आई हैं जो मेरे पैरों पर गिर चुकी हैं, लेकिन मुझे उनकी खूबसूरती भाई नहीं है और ना भाएगी, क्योंकि मुझे अंधेरे से प्यार है, उजालों से मुझे नफ़रत है। और इस उजाले को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लाऊंगी जिसे खूबसूरती कहते हैं लोग। और मेरे लिए अंधेरा ही काफ़ी है जो मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। और मैं अपने अंधेरी दुनिया में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दूंगी। तुम्हें इसलिए अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, कोई खास वजह है, बस इस वजह से जिस तरह से वो चाहते वही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी वो बात कर ही रहे थे तो उसका कॉल बजता है, तो उसकी सेक्रेटरी कहती दादाजी की कॉल है। दो। हेलो, कहाँ हो तुम? सुबह की रोशनी भी हो रही है, तुमने कहा तो हो गई हो आओगी। कहाँ हो तुम? घर आ रही हो? नहीं, आपको बताएं, मैंने कहा था मैं घर बार बार नहीं आ सकती, और मैंने भी तुमसे कहा है जब तक तुम यहाँ हो तुम घर आ रही हो, 10 अभी और इसी वक्त घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। तब कनिष्का अपनी मुट्ठी कसती है। जहाँ जाने से मुझे नफ़रत है वहाँ लोग मुझे बुलाते क्यों हैं? ये सोचकर एक लंबी सांस लेती है और ड्राइवर को इशारा करती है इसे लेके चली जाओ, और खुद अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलती है। तो उसकी सेक्रेटरी डरते डरते उससे पूछती है बॉस, एक बात कहो, क्या कहना है? आपसे ये सवाल तो नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रही हूँ। मेरा मतलब नहीं करना चाहती, बट साफ साफ कहो, साफ साफ कहो क्या कहना है। बॉस, क्या आपने ये सही किया? एक लड़की की मजबूरी का फ़ायदा, दुनिया में हर कोई हर किसी की मजबूरी का फ़ायदा ही तो उठाता है। दुनिया में रहने किस लिए? मजबूरी के फ़ायदे उठाने के लिए रहते हैं लोग। कोई किसी के पैसों की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है, कोई किसी और की जिस्म की नीड का फ़ायदा उठाता है। हर किसी के अपने फ़ायदे होते हैं और दुनिया में सब लोग फ़ायदा ही उठाते हैं। जैसे कि तुम मेरे पास काम करती हो, तुम मेरे गुस्से, मेरी चीज़ों को देखती हो, फिर भी नहीं
करती, कुछ एक्शन नहीं करती, क्योंकि तुम्हें अपने ऑफिस में अपने वर्क का फ़ायदा उठाना है, अपने जो तनख्वाह तुम्हें मिलता है उस तनखे का फ़ायदा उठाना है। तुम मेरी गालियाँ भी बर्दाश्त कर सकती हो, मेरी तुम्हें धक्का देना, तुम्हें टॉर्चर करना भी तुम बर्दाश्त कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा फ़ायदा तुम्हारी सैलरी में है, और तुम्हारी सैलरी इतनी है कि तुम अच्छा खासा 2-3 महीने तक आराम से खा सकती हो। एम आई राइट? जी जी मैम। तो ये है ना फ़ायदा। तो ऐसा कोई बंदा दिखाओ जो आज के दौर में किसी का फ़ायदा ना उठाया हो, किसी ने किसी का फ़ायदा ना उठाया हो। ऐसे इंसान से मुझे मिलाओ ज़रूर। मैं देखना चाहूँगी उस इंसान को कि आज तक उसने किसी का फ़ायदा ना उठाया हो। अपने फ़ायदे के लिए लोग दूसरों के फ़ायदा उठाना पड़ता है। ये दस्तूर है दुनिया का, जो चल रहा है चलने दो, फ़ायदा उठा रहे उठाने दो। आज मैं इसका फ़ायदा उठाऊँगी, कल कोई और इसका फ़ायदा उठा देगा, लेकिन मेरे होते हुए मेरी जो चीज़ पर मैं नज़र रखती हूँ उस पर कोई और फ़ायदा उठाए, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बात याद रखना। और हाँ, इसके भाई की जितनी भी ट्रीटमेंट है VIP होनी चाहिए। इसके भाई को कुछ होना नहीं चाहिए। जिस तरह उसने कहा है उसका भाई उसके लिए इम्पोर्टेंट है। रिश्ते नाम के रिश्ते होते हैं, बस नाम के। जहाँ रिश्ते खूबसूरत हो तो सर आँखों पर, जहाँ रिश्ते काले हो तो ज़मीन पर रेंगते हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसे रिश्ते, ऐसे कई रिश्ते तुम्हें मिल जाएंगे। खूबसूरती लोगों की ख्वाहिश होती है और बदसूरत लोगों की नापसंदीदा चीज़ होती है। और याद रखो, तुम्हें भी अक्सर मुझे देखने में थोड़ी सी घिन आती है, जो तुम मुझे अब आँख उठा के नहीं देखती। नहीं, ये बात नहीं है, आप खूबसूरत हैं। अच्छी जोक सुना दिया तुम। एनीवे, पता लगाओ कि उन ऑफिस वर्करों ने क्या फैसला किया है, वरना जो अखबार मैंने उनके सामने रखा है वो कल सुबह की 9 बजे की न्यूज़ बनने नहीं चाहिए। मुझे अपने ऑफिस में नाकारा लोग नहीं चाहिए। 10 सीट, ये कहकर वो गाड़ी को इशारा करती ड्राइवर वहाँ से निकल जाती है। उसके हाथ में सिंदूर अब भी लगी थी, जो उसने उस लड़की के माथे पर लगाई थी। वो अपने हाथों को देखती है, कहती है ड्राइवर गाड़ी रोको। तो गाड़ी रोकता है तो गाड़ी से बाहर निकलती है। तो अपनी सेक्रेटरी को कहती है पानी की बोतल है तुम्हारे पास? जी जी मैडम, दे दो। वो देती है। तो वो उस साइड में खड़ी होकर अपने हाथ को धोने लगती है। लेकिन ये क्या, ये कहती ये कौन सा कलर है जो इतना डार्क है कि धोने के बाद भी नहीं निकल रहा? तो उसकी सेक्रेटरी कहती है, तब उसकी सेक्रेटरी कहती है कुछ रंग बहुत ही ज़िद्दी होते हैं मैम, और बहुत देर से छूटते हैं, और शायद ये रंग ज़िद्दी आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है, और शायद ये कभी भी आपकी ज़िंदगी से ना जाए। तो अपनी सेक्रेटरी को एक लुक देती है। वो कहती है जितनी भी ज़िद्दी हो उसे हटाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। तो उससे कई ज़्यादा ज़िद्दी मैं हूँ। वो क्या करती है, उसके पास एक केमिकल था, वो निकालती है, वो अपने हाथों को उस केमिकल के साथ साफ करती है। तो सेक्रेटरी मैम आपका जल जाएगा। मैंने कहा ना, रंगों से ज़िद्दी मैं खुद हूँ। और उसके हाथों से वो रंग चले जाते, लेकिन उसके हाथों को थोड़ा सा ज़ख्मी कर चुके थे वो रंग। अब जहाँ पर रंग थे वहाँ पर उसके खून के निशान नज़र आते। तो कहती मैम आपकी 3 उंगलियाँ डैमेज हो चुकी, थोड़ी सी ज़ख्मी हो चुकी। कोई बात नहीं, आदत है मुझे ज़ख्मों से खेलने की, बचपन से खेलती हूँ इन ज़ख्मों से, अब दर्द नहीं होता। कहीं जाकर जितने भी ज़ख्म मिले हैं ना, सर आँखों पर रखती हूँ, तो डोंट वरी, इनसे दर्द नहीं होगा। ये कहकर वो गाड़ी के हाथ, जो हाथ अपने उसने साफ किए, उसे गाड़ी के बोर्ड पे लगाती और उसे कस के दबाती, कहती देखा दर्द नहीं हुआ। अगर मैं इसे दबाती तो मेरे मुंह से एक चीख जरूर निकलती। वो चीख तुमने सुनी नहीं, क्योंकि आजकल मेरे दर्द मेरे अंदर थे और मैंने अपने दर्दों को खामोश करवाना सिखा दिया है। इसलिए डोंट वरी, मुझे कुछ हुआ नहीं। ये कहकर वो गाड़ी में फिर से बैठती है और गाड़ी को ड्राइवर को इशारा करती है और लोग घर की तरफ निकलते हैं। तो जैसे ही घर में एंटर होती तो उसके दादाजी कहते देखा, मुझे पता था तुम आओगी, यहाँ बैठो। आप क्या है, क्या चाहिए आपको? खाना खाओ मेरे साथ, तुम्हारी वजह से मैंने खाना तक नहीं खाया। अभी तो नाश्ते का टाइम है, आप खाना खाना चाहते हैं तो क्या अगर रात को तुम्हारा इंतज़ार किया तुम आए नहीं, तो सुबह का नाश्ते का खाना का समझ के खा लेते हैं। क्या कहती हो, खाओ ना। आपने बनाया तो मैं खाऊंगी, आपने नहीं बनाया तो मैं नहीं खा सकती। नहीं मैंने नहीं बनाया, तुम्हारी माँ ने बनाया। तो वो उठती है और ना आओ देखती है ना ताओ। उस टेबल पर जितने भी लजीज डिशेस थे, उस टेबल पर बच्चे भी बैठ चुके हैं, उसकी पूरी फैमिली बैठ चुकी है।
वो सिर्फ एक नज़र दादाजी को देखती है और टेबल की जो चादर थी उसे अपने हाथों से इतनी ज़ोर से खींचती है कि वो सारे बर्तन, जितने भी बर्तनों में सालन थे जो लोग निकाल के खा रहे थे, उनके हाथों से भी वो सारी चीज़ें ज़मीन पर सीधा फर्श पर आते। कुछ चीज़ें तो उन लोगों को लग भी जाती जो जल्दी जल्दी से वहाँ से हट जाते, क्योंकि वो खाना गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म था। सबके सब डर मारे काँप के एक साइड में खड़े हो जाते। बच्चे तो उससे डरते हैं क्योंकि कनिष्का उस घर की पहली औलाद थी, उस घर की सबसे बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी थी उस घर की। इसलिए सब खामोशी से एक साइड पे खड़े हो जाते। वो आगे बढ़े आके उससे कुछ कहना चाहते, तब कनिष्का उनकी तरफ घूर के देखती, कहती, सोच समझ के बात कीजिएगा, क्योंकि अब मैं वो बच्ची वाली कनिष्का नहीं जो खामोशी से आपको सिर्फ सुनेगी। ये कनिष्का बोल भी सकती है। और ये मत भूलिएगा कि आप सब कनिष्का के घर में रहते हो, कनिष्का आपके घर में नहीं रहती। इसलिए बोलने से पहले सोचिएगा ज़रूर कि आपके लफ्ज़ बाद में आपको पछताने पर मजबूर ना कर दे। ठीक है पुप्पा जी, ये कहकर उनको एक साइड में कहती है। तब दादाजी खड़े तो कहते, ये क्या तरीका था? मैंने सिखाई थी। मैंने सीखी नहीं थी, सिखाई गई थी मुझे, और मैंने सीख भी ली, बहुत जल्दी सीखी है मैंने। आपको पता है मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं। मैंने आपसे कहा था इस घर में अगर आप मुझे बुलाना चाहो तो इनमें से किसी का चेहरा मैं ना देखूं, लेकिन आपने फिर भी इन सबको यहाँ बिठाया। ठीक है, आपकी फैमिली है, आपको मुबारक, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जब मैंने आपसे कहा था इस घर में खाना या तो आप बनाओ या तो कोई और बनाए, नौकर तक बनाए, उनके हाथों से खाना मंजूर है, या किसी भिखारी के यहाँ से जाके लाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, वो भी खाना मुझे मंजूर है। लेकिन उस औरत का खाना मुझे मंजूर नहीं। आप शायद भूल रहे हैं, एक दफ़ा याद है आपको? नहीं, आपको कहाँ याद होगा, आप उस दिन यहाँ थी नहीं ना, आप तो ऑफिस के काम से आउट ऑफ सिटी गई थी। तब आपको याद है एक दफ़ा क्या होता मेरे साथ? मैं बताऊंगी ज़रूर, मुझे बताने में मज़ा आता है, क्योंकि मुझे अपने ज़ख्मों को खुरेदने में मज़ा आता है, और उन ज़ख्मों में नासूर बनाने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। तो सुनिएगा, जब आप आउट ऑफ सिटी गए थे काम के सिलसिले में, तो उस रात मुझे बहुत भूख लगी थी। भूख के मारे मैंने नोक नोक किया था, जितने भी सर्वेंट थे वो सब चले गए थे। नोक किया था, आपकी बहू को कमरे की तरफ गई थी, मम्मा 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 मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। आपकी बहू ने क्या किया? उन्होंने अपने इन खूबसूरत बच्चों को, चांद, सूरज, तारों को तो खिला दिया, लेकिन कहते हैं ना चांद में गिरहन होता है, तो उस गिरहन को नहीं खिलाया। तो ये लोग चांद है, उनकी गिरहन में हूँ, बताया आपको। तो वो रूम से उठी, दरवाज़ा खोला, यहाँ 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 पर एक कस के थप्पड़ मारा। जब सब खा रहे थे तुम्हें खाने में मौत आ रही थी, खुद नहीं खा सकती, इतनी छोटी नहीं हो, जाके खाना बनाओ और खाओ। और मैं उनकी मम्मा की बात समझ के कि ठीक है, हाँ मम्मा ठीक कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई। खाना बनाने चली गई, और खाना बनाते बनाते मेरी ये हाथ, अपने एक हाथ का हाथ के आस्तीन फोल्ड करती है, वो कोट उतार के बैठ चुकी थी अपने दादाजी के पास। कोट तो गाड़ी में उतार चुकी थी, उसके सेक्रेटरी के हाथ में तो जो पीछे खड़ी थी वो सब सुन रही थी। वो कहती, ये देखिए, ये निशान देख रहे हैं, जल गया था। चूल्हा जलाते हुए गलती से चूल्हे के पतीले के बजाय मैंने अपना हाथ रख दिया था, वो जला। और मैं रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, चीखी थी। आपके पूरे घर में पूरी फैमिली थी, आपके बेटी की फैमिली थी, आपके बेटे की फैमिली थी, सब थे, लेकिन किसी ने आके मुझे ये नहीं पूछा, कनिष्का क्या हुआ बच्चा, तुम जल कैसे गए, तुम्हें भूख लगी है तो तुम मुझे बता देती। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब अपने रूम में मज़े से सो रहे थे। उस रात मैं भूखी सोई थी, उसके बाद 3 रातों में भूखी सोई थी। डिनर होता, लंच होता तो आती, बैठती, खाती, किसी को ये नहीं पता था कि कनिष्का ने खाना खाया या नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। तो मैं जीने सीख चुकी हूँ, और अब आप चाहते हैं इनके साथ बैठ के खाना खाओ, ये मुझसे नहीं हो सकता। जो आग मेरे अंदर लगी है ना, उस आग को मैं रोज़ जलाती हूँ, रोज़ एक ऐसी चीज़ें कहती हूँ जिससे वो आग जलती है, वो बुझती नहीं और भड़कती है, और भड़कते भड़कते इतना भड़कती है कि वो सबको ख़त्म करने की दहेज पर आ जाती है, सब कुछ जलाने की जगह पर आ जाती है। लेकिन आप उस
आग का पानी का काम करते हो। आपकी वजह से वो आग शांत होती है दादाजी, ये बात याद रखिएगा। आप इस सब की नींव हैं, आप इस सब की मजबूत पिलर है ना। जब तक आप हैं तब तक ये यहाँ है। जिस दिन आप वो पिलर निकला, उस दिन ये बात कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं ये बात कह रही हूँ। ये बात कहने से पहले मैं ही मर जाऊँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इस घर की पिलर आप हो, आप मजबूत पिलर हो। अभी तक आप हो तो ये सब सेफ है। जिस दिन आप गए उस दिन इन सब की ज़िंदगी को हेल बना दूंगी, आई प्रॉमिस। आइंदा से मुझे इनके साथ बैठने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इनके साथ नहीं, इनके सामने मुझे मत लाइएगा, क्योंकि मैं इनके लिए एक काला धब्बा हूँ। और काला धब्बा लोग अपने पास बिठाने के लिए नहीं रखते, वो लगाते हैं कान के पीछे कि उन्हें नज़र न लगे। खूबसूरती की निशानी भी लगाते हैं तो काला धब्बा लगाते हैं। हाय, यानी कि मैं काला धब्बा हूँ। मैं कान के नीचे ही, कान के पीछे लगती हूँ, कान के सामने नहीं। लोगों को दिखाने के लिए वो दाग होता है। अगर कान के सामने लगाओगे ना तो दाग लगेगा, और कान के नीचे लगाओ, पीछे लगाओगे तो ना नज़र बद से बचोगे। वो काला धब्बा हूँ मैं। और रही बात इनकी, मुझे इनके साथ ना कोई रिश्ता रखना है, ना कोई रिश्ता बनाना है। ये मेरे लिए कल भी मेरे लिए नफ़रत के काबिल थे, आज भी मेरे लिए नफ़रत के काबिल। जिस तरह कल मैं इनके लिए नफ़रत के काबिल थी, आज इनके लिए प्यार के काबिल हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है ये मेरे प्यार के काबिल नहीं, मेरे पैसों के काबिल समझते हैं मुझे, पर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। और आइंदा से अपनी फैमिली के सामने मुझे मत बुलाइएगा। आज ये डेमो दिया है, अगली बार ये डेमो बहुत गंदे तरीके से दे सकती हूँ मैं, ये कहकर वो वहाँ से उठती है और चली जाती है बाहर। तब उसके दादाजी तक के मारे उस चेयर पर बैठ जाते हैं। तब उनकी पोती मतलब कनिष्का की बहन आती है उनके पास और कहती, क्या ज़रूरत थी दादाजी अपने आप को इस कदर तकलीफ़ देने की। मैंने पहले ही कहा था कनिष्का नहीं आएगी, अगर आई तो हम सबको देखकर उसका रिएक्शन ये भी हो सकता है। लेकिन आज जो रिएक्शन उसने दिया है ना, बिल्कुल सही दिया है। सही तो कहा है उसने। हाँ, उस रात हमने भी उसकी चीख सुनी थी, जिस तरह वो चीखी थी। वो बात कहते उसकी बहन की आंखों में आंसू आते थे, आ गए थे। वो बहुत ज़ोर से चीखी थी दादाजी। मैं निकलने भी वाली थी रूम से बाहर, लेकिन छोटी थी, डरती थी। उससे 1 साल छोटी हूँ, लेकिन उससे डर बहुत लगता है दादाजी, बहुत ज़्यादा। जब से वो चेंज हुई है ना, तब से उसको देखने से डर लगता है, उसके करीब जाने से डर लगता है, उससे बात करने से डर लगता है कि कभी वो हमें वो बहन मानेगी, कभी वो रिश्ते को ये मानेगी। लेकिन उस रिश्ते से तो भी हमने ही तो दूर किया है ना। काली कलोटी ये सब चीज़ें की हालांकि अब जब उसका रंग निकल के आया ना, बचपन में थी काली, वो बहुत ज़्यादा काली थी, लेकिन आज जो उसके चेहरे पर एक सोबर, एक टेराव आ चुका है ना दीदी जी, उसे देख कर कहते कि सबसे खूबसूरत तो यही है। हाँ, वो खुद को चांद का दाग समझती है, लेकिन कभी कभार उस चांद के दाग की वजह से चांद चमकता बहुत ज़्यादा है। चांद दाग के बगैर नहीं रह सकता। अगर वो दाग है तो उसकी चांद की खूबसूरती की वजह वो है, ये बात उसे माननी पड़ेगी। पता नहीं कब कब जाकर वो हमारे रिश्ते को समझेगी। हम तो सुधर गए, हम उससे प्यार बेतहाशा करने लगे, लेकिन शायद वो हमसे प्यार करना भूल चुकी है दादाजी। उसे याद दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी न कभी ठीक सी 1 साल 2 साल ये सारी ज़िंदगी भी लग सकती है उनके प्यार को जागने में, जो प्यार वो बचपन से हम सबसे करती थी। मुझे अब भी याद है जब वो स्कूल जाती थी और मेरे लिए कुछ की चीज़ें लाती थी खाने के लिए, तो मम्मा उसके हाथ से लेकर फेंक देती थी, कहती थी तुम्हें कितनी दफ़ा कहा अपनी शक्ल मेरी बेटी को मत दिखाओ। जब शायद मम्मा पेट से भी थी तब भी तो उन्होंने उसकी बेइज्जती की थी। मेरे सामने 24 घंटे मत आओ, मैं नहीं चाहती मेरे दूसरे बच्चे तुम पर जाएं, ये तक कहती थी मम्मा उसे ना। तो उसकी मम्मा की आंखों में आंसू आ जाते। अब रोने का क्या फ़ायदा मम्मा, अब रोने का क्या फ़ायदा। अगर उस टाइम अपने ममता की आंचल उसके ऊपर ओढ़ लेती ना, तो आपको पता है हम सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करती। हम सबसे ज़्यादा प्यार, आपकी इज्जत, आपकी रुतबा इस घर में बहुत ज़्यादा बुलंद होता। आपको पता है कनिष्का इस घर की नीड है, ये बात सच है। जिस घर में हम लोग बैठे ये कनिष्का का है। जिस चीज़ों को हम खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो हमें
पैसे मिल रहे हैं वो सब कनिष्का के, क्योंकि पापा ने प्लस फूफा जी ने हमारे बिजनेस को बर्बाद करके रखा था। दादाजी की बिजनेस बर्बाद हो चुकी थी, तब कनिष्का ने उसे टेक ओवर करके उसे बनाया था। उसे दूसरे लोग करप न ले, इसलिए कनिष्का ने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स इस कंपनी पे लगाए थे। ये बात सच है और ये झूठ नहीं है। आज जो आईना उन्होंने दिखाया हमें, ये आईना सच्चा का है, सच्चाई का आईना है और इसे हम झुकला नहीं सकते। तो बेटा अब क्या करें ये बता, क्या कर सकते दादाजी इंतज़ार के अलावा। जिस तरह शायद उसे इंतज़ार था कि उसकी माँ उससे बेतहाशा प्यार करेगी, उस चीज़ का इंतज़ार, अब वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, वो अपने मौत मर चुका है वो इंतज़ार। अब पता नहीं वो हमारा इंतज़ार कब ख़त्म करेगी, या शायद हमारा भी इंतज़ार मौत की मौत मर जाएगा। आप ही आप मर जाएगा हमारा इंतज़ार भी, जिस तरह उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। कनिष्का घर से बाहर निकलती, जैसे घर से बाहर निकलती तो उसे याद आता है उसके दादाजी ने कहा है जब तक वो यहाँ है वो उसके साथ रहेगी। तो इसलिए वो गार्डन एरिया में झूले में जाके बैठ जाती। वहाँ पर एक छोटी बच्ची खेल रही थी, वो उसकी तरह सांवली थी, तो उसे देख कर कहती, लो तुम्हारा भी रंग काला है, कमाल है, तुम भी काली हो, लगता है तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती इसलिए तुम इस सर्दी में घास पे छोड़ दिया। तब वहाँ पर एक नौकरानी भागती हुई आती, कहती, अरे बच्चा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है अपनी जगह से मत हटो। और माँ उसे उठाती, उसे प्यार करती, उसके गालों पे किस करती। तो उस लड़की की तरफ देखती और उस बच्चे की तरफ देखती, कॉन्बिनेशन बिल्कुल उसकी मोम और उस बच्चे का था। तो कहती, यहाँ हो जी मैडम, कहिए तुम कौन हो और नहीं हो। जी जी अभी अपने हस्बैंड के साथ गांव से आई हूँ। ओ ये तुम्हारी बेटी है। हाँ हमारी पहली बेटी है। अच्छा तुम्हें इससे प्यार है। क्यों, किस माँ को अपने बच्चों से प्यार नहीं हो सकता। अब उसकी मम्मा भी वहाँ पार्किंग एरिया गार्डन एरिया में आ चुकी थी। वो वहाँ खड़ी होकर सारी नज़ारे देख रही थी जो उसकी बेटी उस नौकरानी से बात कर रही थी। अच्छा उसकी आवाज़ में कड़कपंथी, मतलब एक कड़कपंथी थी, और बातों में जैसे कह सकते हो करेले जैसे कड़वाहट थी। अच्छा तो तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो, ये जानते हुए भी तुम सफ़ेद और ये काला क्यों। काले लोगों से प्यार कोई नहीं करता, लेकिन तुम इस दुनिया की नहीं लगती हो शायद, कहीं ऊपर से एलियन देश से आई हो क्या कि तुम्हें अपनी बेटी से प्यार हो, ये जानते हो काली है इसलिए। रंग का क्या है मैडम, रंग के क्या है मैडम, रंग तो आने जाने की चीज़ है, लेकिन रिश्ते प्यार होता है और प्यार सब कुछ होता है। और मुझे अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार है। मुझे क्या, इसके पापा को उससे प्यार है, क्योंकि पता है ये बिल्कुल अपनी दादी पर गई है। उसके पापा कहते मम्मा की जो तस्वीर हमारी सास माँ की तस्वीर थी ना, उसे देखते बिल्कुल उनकी बेटी उनकी माँ की ओर गई है। सोच अच्छी है तुम्हारी सांस की, वरना आजकल की दुनिया में लोग ये सोचते हैं कि क्यों वो उसकी सांस पर गई है। अच्छा होता, खूबसूरत होती, कम से कम लोगों के स्टेटस के मुताबिक तो होती। पता है कुछ लोग क्या कहते हैं, अगर बस तुम गरीब हो इसलिए तुम ये कह रही हो, अगर अमीर होती तुम्हारे पास स्टेटस होती, तुम लोगों से मिलना जुलना होता, तो तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं निकलती कि तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है, चाहे वो काली ही क्यों ना हो। ये कड़वा सच है पर ये सच है। अगर तुम्हारे पास पैसे होते हाई सोसाइटी होती तो तुम ये बात नहीं कहती। और जब कहीं पर पार्टी होती है, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारे घर के अंदर पार्टी होती और नींद के उठ के तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आती, कहती मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, और तब एक इंसान पूछता ये आपकी बेटी है, तो कहती नहीं ये मेरी बेटी नहीं है। अपने नौकर की तरफ घूर के कहता, सख्ती से कहता, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है जब भी यहाँ पर कोई पार्टी हो या फंक्शन हो इसे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो वो नौकर उसे घसीट के एक थप्पड़ भी मारता। उसकी माँ को ये भी नहीं दिखता कि वो नौकर भी उसे मार रहा है, क्योंकि आपकी फैमिली में अगर आपको प्यार ना मिले ना तो लोग भी उसी हिसाब से आपके ट्रीट करते हैं। और मैंने कई दफ़ा मार खाई है नौकरों की हाथों से, मज़ा आता था, लेकिन अब उन्हीं नौकरों को मैं मारती हूँ, इसका अलग ही मज़ा है। तो तुम ये नहीं कहती कि तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है, कल को तुम्हें फिर से बच्चे होंगे, फिर भी तुम गरीब रहोगी, तब भी तुम इसी से इतनी मोहब्बत करोगी जिससे अब करती हो। चलो कर भी सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते ना तो आज तुम ये नहीं कहती। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने हाथों से अपनी जेब में डालती है और यहाँ से एक सिगरेट निकाल के उस सिगरेट का कश लेने लगती है।
तो वो नौकरानी से गौर से देखती है तो कहती है, ज़रूरी नहीं कि पैसे सब कुछ हो, कुछ पैसे मोहब्बत के ऊपर भारी होते हैं, कुछ पैसे मोहब्बत पे भारी होते हैं, और मुझे अपनी बेटी से बेतहाशा प्यार है। अच्छा, तुम्हें अपनी बेटी से बेतहाशा प्यार है? इतना मोहब्बत है, ठीक है चलो आजमा लेते हैं। तो अपनी सेक्रेटरी को इशारा करती है और उसके कान में कुछ कहती है। तो इसकी सेक्रेटरी से घूर के देखती है, ये क्या कह रही है? जाओ इसके हस्बैंड को बुलाओ और इनके सामने यहाँ बिठाओ, तब बात करेंगे, मज़ा आएगा। आज की खेल में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। ये कहकर उसकी सेक्रेटरी वहाँ से गुजरते एक नौकर से कहती है। और ये सारी चीज़ें कनुष्का की माँ देख रही थी दूर से, लेकिन वो समझती है उसकी बेटी अब क्या करने वाली है। तो उसके हस्बैंड कहते, माफ़ी चाहता अगर मेरी बीवी से कोई गलती हुई। गलती नहीं हुई है, एक चीज़ देने चाहती हूँ बेटो सामने। तुम्हारी बेटी भी कहती है, वो जिस तरफ चेयर पर झूले पर बैठी थी, अब वो क्या करती है, उस झूले को हिलाती है और आंखें बंद करती है, और उसके होंठों के बीच में सिगरेट जल रहा था और उसका कश ले रही थी। तो अपनी सेक्रेटरी को इशारा करती है। तो सेक्रेटरी जो उसके हाथ में एक बॉक्स था उसे खोलती है, उसके सामने एक एक गड्डी रखती है। तो अपनी सेक्रेटरी को कहती है, गिन के बताओ कितने हैं ये? फिर बोलो, ये तकरीबन 10 लाख है। किस लिए मैडम जी? अपनी बेटी को मुझे दे दो, 10 लाख लो। अपनी इस बदसूरत बेटी से जान छोड़ाओ। अगर कम है और देती हो, 1 करोड़ या 2 करोड़, कितना मांगो उतना दोगी, लेकिन अपनी बदसूरत बेटी से जान छुड़ा लो। तब उस औरत को गुस्सा आता है, वो कहती है, यही पैसे अपने पास रखिएगा। मेरी बेटी जिस तकलीफ़ से मैंने उसे गुजारा है, जिस तकलीफ़ से मैंने पैदा किया, ये मैं जानती हूँ। इससे दुनिया की जितनी दौलत लाओ मेरे कदमों में रख दो, तो अब भी मैं तुम्हें अपनी बेटी ना दूँ कि तुम मुझे पैसों से मेरी बेटी खरीदना चाहती हो। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे हस्बैंड से पूछ रही हूँ। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे हस्बैंड से पूछ रही हूँ। उसे आंखें बंद करके भी पता चल गया था कि उसके हस्बैंड की आंखों में चमक आ चुकी है पैसे को देखकर। तो उसके चेहरे पर एक बहुत तीखी सी, बहुत खतरनाक सी स्माइल आती है। वो सिर्फ स्माइल कर रही थी और कुछ कहती नहीं। तब वो औरत अपने हस्बैंड की तरफ देख के कहती, ये क्यों फैसला करेंगे? इसे पैदा मैंने किया है, इसे जन्म मैंने दिया है, इसके लिए तड़पी हूँ रात रात भर, जागी हूँ रात रात भर, और मैं अपनी बेटे की सौदा नहीं कर सकती। 3 लाख नहीं होते, चलो कोई बात नहीं, 3 करोड़ नहीं चाहिए, 5 करोड़। तब वो आदमी कहते, नहीं बहुत है, हमें मंजूर है, इसके बाद हम और औलाद ला सकते हैं, और अच्छे बच्चे होंगे हमारे, मुझे मंजूर है, आप ले लीजिए इसे। और ये कहकर पैसे की तरफ बढ़ता है। तो वो लड़की क्या करती है, कड़ी होती है और उसके कॉलर से पकड़ के खींच के 1 नहीं 2 नहीं, तकरीबन 3 थप्पड़ उस इंसान को मारती। कहती है, जब बेटी होगी तो तुम उसे दोगे ना? तुम जैसे नाकारा मर्द से तुम्हें सारी ज़िंदगी अकेले अपनी बेटी को पालने के लिए तैयार हो। अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी। अब जाओ किसी और से बच्चे पैदा करो, इसे दे देना। मुझे मत कहना कि मैं अपनी बेटी दूंगी। तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारा दिल भी काला है, ये मुझे नहीं पता था। अब वो आती है, कनिष्का के सामने खड़ी होती है। कनिष्का अब भी अपनी आंखें बंद करके बैठी थी और सिर्फ सुन रही थी। तुम्हें अगर नफ़रत मिली है, तुम्हें अगर तुम्हारे बचपन में नफ़रत मिली है तो दूसरों की ज़िंदगी में नफ़रत तुम मत डालो। अगर तुम्हें महरूमियत मिली है तो तुम दूसरों की ज़िंदगी में महरूमियत मत डालो। अगर तुम्हें ये चीज़ मिली है तो तुम्हें चाहिए दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ डालो, ना कि उनकी ज़िंदगी में खामोशी और नासुरपंती डालो। मुझे अपनी बेटी बेचनी नहीं है। ये कहकर वो सारे पैसे जो वहाँ पर पड़े थे वो सारे ला के कनिष्का के गोद पे रख देते। कहती, ये लो, जाओ कहीं और से किसी और के बच्चे को खरीदने की ख्वाहिश रखना। तब कनिष्का कहती, सोचा ना था कि कोई ममता वाली भी इंसान मुझे मिलेगी, वरना मुझे तो जितनी भी मिली है बेहिसाब मिली है, बिना ममता वाली मिली है। खैर, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें अपनी बेटी से बेहद प्यार है। उस बच्ची की तरफ जाके बैठती है, घुटनों के बल बैठती है, उससे कहती है, तुम बहुत खुश नसीब हो बच्चे, ये तुम्हें इस कदर प्यार करने वाली माँ मिली, वरना हमारे टाइम पर तो। चलो खैर कोई बात नहीं, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। अब तुम इन पैसों के साथ अपनी मम्मा के साथ जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, पर मुझे है। वो लड़की कहती है। तो उस लड़की की तरफ गौर से देखती है, अभी आपने कहा था ना थोड़ी देर पहले
हाँ कहा था कि अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे, जैसे होंगे, तो तुम अपनी बेटी से उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे जो तुम्हें करना चाहिए। तो मैं इन पैसों का नहीं लूँगी, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से अपनी बेटी को बड़ा करूँगी और उसे उससे ही प्यार करूँगी जैसे मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर पैसों से प्यार बदलता है तो जो मैंने देख लिया वाकई बदलता है प्यार पैसों की वजह से। दुनिया के लिए पैसे बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए प्यार बदल जाते हैं। आज ये सबक भी सिखा दिया ज़िंदगी ने। गरीबी ने तो पहले सब कुछ सिखा दिया था, लेकिन इस गरीबी ने एक और सबक सिखाया कि पैसे आने से रिश्ते बदल जाते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ी लिखी लगती हो, ऑफकोर्स ग्रेजुएशन। जी हाँ, पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन शादी अनपढ़ जाल से हो चुकी थी। ओके, अनपढ़ जाल से हो चुकी है। अब तुम इस अनपढ़ जाल की ज़िंदगी में तो ना रहोगी नहीं। नहीं, अब घर जा भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, सुहागन होके जा रही हो तो विधवा होके भी मत आना। सारी ज़िंदगी घुट घुट के उस घर में गुजार लेना, चाहे तुम्हें मौत भी आए उस घर के अंदर आने चाहिए, उस दहलीज के अंदर आने चाहिए। सो घर नहीं जा सकती और यहाँ पर काम करना अब आपकी फैमिली के ऊपर कि मुझे नौकरी रखने। कितना पढ़ चुकी हो? मैट्रिक कर चुकी हो? मैट्रिक बुरा नहीं है, पढ़ी लिखी हो तो ठीक है। आज से तुम एक नई कंपनी में, मेरी कंपनी में जॉब करोगी, वहाँ तुम्हें रहने की बंदोबस्त हो जाएगा जो तुम्हारी हैसियत के मुताबिक, जैसे तुमने कहा अभी वैसे ही तुम्हें दिया जाएगा। टाइम टू टाइम अपने बच्चे के पास भी आओगी, अपने बच्चे से प्यार भी करोगी। लेकिन याद रखो, जिस दिन मुझे ये लगे कि तुम इस काली बच्ची को, तुम्हारे दिल दिमाग दोनों से इनकार हो चुका है कि तुम्हारी बेटी काली है, लोगों की बातें सुनोगी तब तुम्हें लगेगा काली है। मैंने कई लोगों की बातें सुनी है, जब ये पैदा हुई थी पहली दफ़ा, तब मेरी सास ने भी मुझसे कहा था, मेरी सास ने कहा था, मतलब चाची सास ने कहा था, मेरी सास की तो डेथ हो चुकी थी, अरे ये इतनी काली है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ कितनी खूबसूरत हो। तब मैंने उसे सीने से लगा के कहा था, जैसे भी है मैंने अपने पेट से इसे निकाला है, इसे बाहर फेंकूंगी तो नहीं। तब से मेरी सीने से लगी है मेरी बेटी। जो सबक आज आपने दी ना, उस सबक को मैं अपनी साड़ी का पल्लू निकालती है, उसमें एक सिक्का लेकर बांधती है कस के और कहती है इस तरह गांठ बांधा है, और इसे कभी नहीं भूलूंगी कि पैसे आने से रिश्ते बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, जाओ। ये कहकर वो उस आदमी की तरफ देखती है। क्या बात है, आज मैंने एक भिखारी इंसान को भिखारी कर दिया, एक दौलतमंद इंसान को। और उसके सामने जाके खड़ी होती और कहती है तुम एक दौलतमंद इंसान थे, पता है तुम्हें? कहते हैं रिश्ता सबसे बड़ा दौलत होता है, जिसके पास दो दौलत है उसे ये वाली दौलत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तुमने अपनी बहुत ही कीमती दौलत को खो चुके हो। कीमती दौलत तुम्हारी बेबी हीरा थी जो तुमने खो दिया, कीमती दौलत तुम्हारी बेटी थी जो तुमने खो दिया, और अब ये कागज़ की गड्डियाँ जो तुम्हारे सामने पड़ी हैं, इन्हें भी तुम खो चुके हो। तो मुझे बेटी नहीं मिली तो तुम्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। वो अपनी सेक्रेटरी को इशारा करती है तो वो पैसे उठाती है और कहती है अब तुम इस घर में नौकरी नहीं कर सकते, इस घर से तुम्हें बाहर जाना है। लेकिन नहीं, ये घर तो मेरा नहीं है, खैर मेरा होकर भी मेरा नहीं है, तो इस घर में तुम्हें रहने या ना रहने की परमिशन यहाँ के लोग देंगे। लेकिन तुम आज के बाद इन दो माँ बेटी के करीब भी गए ना तो तुम्हारी मौत पक्की लिखी है। ये कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ती है सिगरेट लेकर, और उसकी औरत के सामने से गुजरती है तो एक रुकती है और उसके आंखों के सामने एक जोर सा कश लेकर उनके चेहरे पर छोड़ती है और आगे बढ़ जाती है, जिससे उसकी माँ को खांसी आ जाती है और वो खांसने लगती है। तब कनिष्का की बहन जो पीछे से खड़ी ये सब देख भी रही थी, सुन भी रही थी, तो अपनी माँ के पास आके कहती आप ठीक हो? ये कम है, ये बहुत कम था, इसने मुझसे दिखाने के लिए किया है। तो उसकी मम्मा की आंखों में अब भी आंसू थे, शर्मिंदगी के आंसू कि उन्होंने अपनी वो बेटी खो दी जो सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती। उसे वो उस दिन याद आता है जब उसे बुखार था, उसकी वो बेटी, लाडली बेटी, खूबसूरत बेटी उसके पास ना होकर कनिष्का उसके पास थी, उसका देखभाल कर रही थी, उसके सर पे पट्टियाँ रख रही थी पूरी रात। कनिष्का ने जागते उस रात अपनी माँ के कमरे में गुजारता। एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची थी, उसकी एज 6 साल की थी। कनिष्का की एज 8 साल की थी, तो उसकी बहन की एज भी 6 साल की थी।
यानी कि 1 साल का गैप है तो 7 साल कह सकते हैं। तो इस तरह की थी, लेकिन वो बेटी सुकून से उसके बाहों में सो रही थी और कनुष्का पूरी रात उसकी देखभाल कर रही थी, पूरी रात ये सोच के मम्मा बीमार है, मम्मा को ठीक होना है, मम्मा बीमार है, मम्मा को ठीक होना है। और पूरी रात उसकी माँ के कानों में यही गूंजता रहा, मम्मा बीमार है। लेकिन सुबह जब उसकी माँ ठीक हुई तो उसने अपनी छोटी बेटी को अपने सराहने देखा। उसने सोचा कि उसकी इस बेटी ने ये काम किया था, और उस टाइम तो वो अपनी बहन से नफरत करती थी, तो खुल के कहती थी हाँ मम्मा मैंने किया है, इसने थोड़ी किया है। तब भी उसकी मम्मा उसे धक्का देकर बाहर निकालती कहती कितनी दफ़ा कहा है मेरे रूम में मेरे बगैर इजाज़त के अंदर मत आया करो। तब वो इस चीज़ को सोच के उसकी मम्मा की आंखों से आंसू बहते। तब कनिष्का रूम में आती। अब सुबह के तकरीबन 8 बज चुके थे। तो दादाजी देखकर उसे कहते, दादाजी का मुंह फुला हुआ था। तब वो दादाजी के सामने आकर कहते कुछ खाया आपने? क्या इतना अच्छा अच्छा डिशेज तो तुमने ज़मीन पर पहुँचे कर दिए, अब क्या मैंने ज़मीन से उठा के खाऊं क्या? नहीं, कुछ और मंगवाया मैंने, ये कहकर वो इशारा करती। तो नौकर वहाँ से खाना ला कर रख दे और खुद से अपने हाथों से अपनी दादाजी को खाना खिलाती है और बात भी कहती है, आप जब जानते हैं कि मुझे उनसे, उनके रिश्ते से, उनके हाथों से ज़हर खाना पसंद है, ना कि इतनी मीठा चीज़ें खाना, क्योंकि मिठास मेरी ज़िंदगी में है नहीं, तो फिर भी आप ऐसे काम करते क्यों हैं दादाजी? और वैसे भी आपके लिए एक बात कहनी थी, शादी कर रहे हो? कर चुकी हूँ। क्या मतलब? कौन है वो लड़की? वाइफ है मेरी। वाइफ का नाम भी होता है दुनिया में बेटा? नाम नहीं पता? कहाँ मिली? आज मिली? कल रात को मिली? तुम्हारा दिमाग सही है, ना नाम जानते हो ना चीज़ जानते, तुमने उससे शादी की। वो कहाँ है अब? अपने भाई के पास है। उसका भाई भी है? हाँ, इकलौता भाई है, अनाथ है। मॉम डैड का डेड हो चुकी है, वो अनाथ है। और उसका एक भाई है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो तुमने क्या उसके इस चीज़ का फ़ायदा उठाया? आपको बहू चाहिए था तो मैंने आपको बहू दे दिया, किस चीज़ का फ़ायदा उठाया ये मत पूछिएगा। और मैं आपको भी ये लेक्चर नहीं दे सकती कि दुनिया में हर इंसान एक दूसरे का फ़ायदा उठाता है। अभी जो बाहर तमाशा किया वो क्या था? 2 हस्बैंड वाइफ को अलग कर दिया तुमने, क्या कर सकती? उनका रिश्ता ही कच्चा था तो अलग हो गए। उनके रिश्ते को बस एक चीज़ की ज़रूरत थी, पैसे की। मैंने दिखाया। लेकिन अच्छी औरत है, अपनी बेटी से बेहतर नशा प्यार करती है। फर्स्ट टाइम माँ बेटी का प्यार देखा है मैंने। इमोशनल हो गई डैडी। एक्टिंग करके अपनी आंखों से आंसू साफ करते जो उसकी आंखों में है नहीं। उसकी आंखों में बचपन से आंसू सूख चुके थे। जितना वो बचपन में रो चुकी थी उसकी आंखों में एक भी कतरा आंसू नहीं था, बस वो एक्टिंग कर रही थी। तो उसके दादाजी कहते खुद को पत्थर मत बना, पत्थर तो मैं बचपन से हो चुकी हूँ, अब तो मैं पहाड़ बन चुकी हूँ और उस पहाड़ को सिर खाने वाली इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुई है। पत्थर को जमा जमा करके एक पहाड़ बनी है और वो पहाड़ इस कदर मजबूती से अपनी जगह पर डटी है ना कि कोई भी आके उसे एक तिनका भी नहीं हिला सकता, एक तिनका भी नहीं हिला सकता। तिनका तो छोड़ो, जब हम किसी तस्वीर को दीवार पे लगाने के लिए कील लगाते ना, वो कील भी नहीं लग सकती उस पहाड़ के अंदर। तो सोचिएगा कि मैं कितनी मजबूत हो चुकी हूँ। तो मैं पत्थर की नहीं, पत्थर का पहाड़ बन चुकी हूँ। तो मैं उस इंसान का इंतज़ार करूँगा जो इस पत्थर के दिल के अंदर सुराख करेगा। सपने में दादाजी, सपने में। ऐसा इंसान बना नहीं है कि आपकी बेटी या आपकी काली कलोटी पोती के सीने पर छेद कर सके। मुझे उस लड़की से मिलना है तो चलिए मिला देता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपको मिलना है तो मिला दे। तो उस लड़की को लेकर यहाँ भी आना है और उसकी बाइक को भी लाना है। वो यहाँ नहीं रह सकती तो कहाँ रहेगी? वो आपके साथ रहेगी मेरे उस घर में जो मैंने अभी हाल में बनाया। बिल्कुल नहीं, मैं अपने इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता। इस घर में मेरी बीवी की यादें हैं, तुम्हारी दादी की यादें, और मैं अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता। अगर तुमने मेरी बीवी से मुझे दूर किया तो तुम्हें पता है मैं मर सकता हूँ। और तुम्हें ये भी पता है इस घर से अलग जाने का सोच कर ही मेरे दिल की धड़कन देखो तेज़ हो रही है। एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं हम दादाजी, चलिए। ये कह कर वो अपने दादाजी को वहाँ से लेकर निकलती है। तब वो अपनी गाड़ी में बैठती है। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करती तब उसके ऑफिस से कॉल आती है। वो कहते मैडम हम तैयार हैं। किस चीज़ के लिए? हम अपना 100% देंगे, हम ओवर टाइम भी करेंगे। जो नुकसान हमने किया है वो 1 महीने में तो नहीं भर सकता मैम। मैंने 1 महीने की बात की तो 1 महीने में भर सकता है। जो तुम लोगों को कहा है वो करो, लेकिन मैम इससे लोग बीमार भी तो हो सकते हैं। आई डोंट माइंड,
बीमार होना है, मरना है, कुछ भी करना है, तब उसके दादाजी उसके पास से मोबाइल लेते हैं। बोलो क्या हुआ है? तो उनकी दादाजी की आवाज़ सुनते तो उनमें से उस मैनेजर की सांस में सांस आती, क्योंकि हमारे केस एक सही अदालत में पहुंच चुकी है। तो क्योंकि ये सेक्रेटरी का दिमाग था, क्योंकि सेक्रेटरी जानती थी वो अपने दादा के सामने नहीं हिल सकती। तो उसने उन लोगों को एक मैसेज किया है, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तुम बॉस को फ़ोन करो और उन्हें सारी बातें बताओ, आप हमारी मदद क्यों करें, क्योंकि करना पड़ता है बेटा। जिस इंसान को तुम लोग पंगे ले रहे हो ना, तुम लोगों की मौत का कारण पक्का बन सकती है। और इस वक्त तो तुम लोगों की नौकरी खाने के लिए बैठी है और तुम्हारी बेबी फैमिली अनाथ हो जाएंगी अगर ये नौकरी तुम लोगों के हाथों से चली गई। बाप होकर भी वो बच्चे अनाथ कहलाएंगे। तो अपने आप को बचाने खोल करो, और मैं स्पीकर पर करती हूँ तो तुम लोग अपनी इमोशनली कुछ कर लो। इमोशनल, हम तो अभी तो सर से पाँव तक ही सीरियस इमोशनल है मैडम। तो ठीक है, अपने इमोशनल को थोड़ा और बढ़ा लो। तब दादाजी को सारी बातें पता चलती। तब दादाजी घूर के कनिष्का को देखती। कनिष्का की आंखों पर ग्लासेस थे और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तब दादाजी कहते हैं, डोंट वरी, तुम लोग को जो ठीक लगे वो करो, ओवर टाइम करना है करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। जिसकी तबीयत ख़राब होगी उसे छुट्टी दी जाएगी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की सूरत में अगर तुमने फिर से लापरवाही की तो मैं इसे नहीं रोक पाऊँगा। सुना तुमने? और जो नुकसान हुआ है 1 साल का नुकसान है, 1 महीने में तो भर नहीं सकता। 2-3 महीने की बात कर रहे हो तुम लोग, ठीक है 3 महीने देते हैं हम लोग, उस नुकसान को भर दो। तो कनिष्का कुछ कहती नहीं। तो कहते वो बॉस का बॉस कह रहा है, तुम्हें कोई इतराज़ है? जिस कंपनी में तुम लोग काम करते हो उस कंपनी के शेयर्स मेरे भी नाम पर है, तो मैं बॉस का बॉस हूँ, तो समझ लो मेरा हुक्म सर आंखों पर वो भी रखेगी। वो कनिष्का की तरफ देखती है तो कनिष्का कुछ कहती नहीं। तब उसकी सेक्रेटरी फ़ोन को देकर कहती, बोलो इन्हें। ठीक है, तो जो बॉस ने मेरा मतलब सर ने कहा है वो करो, वो बॉस कुछ नहीं कहेंगे। तब दादाजी की तरफ देखकर कनिष्का कहती है, अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखकर कहती है, उन्हें कह दो जो कहा है दादाजी ने वो करें। क्योंकि वाहिद कनिष्का दादाजी की इज्जत करती थी, दादाजी की हर बात को, हर फैसले को मानती थी। लेकिन जहाँ कहीं दादाजी का फैसला नहीं चलता तो दादाजी बीमार पड़ जाते हैं, और ये एक चीज़ कनिष्का की कमज़ोरी थी। कनिष्का की जीने की वजह उसका दादा था। अगर वो मर भी चुका था, वो मर भी गई थी, अगर उसकी ज़िंदगी बचाने वाला उसका दादा था तो वो अपने दादा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये तो बहुत मामूली सी बात है कि उस नुकसान को वो अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई। तो उस गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ रुकती है तो दादाजी कहते, इस हॉस्पिटल में? जी हाँ, इस हॉस्पिटल में। जैसे ही अंदर जाते वो ड्राइवर उन्हें बाहर ही मिल जाता, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में कुछ मेडिसिन थी। तो ये कहते, ये कौन, ये यहाँ पर है? जी हाँ। तो उसे लेकर अंदर चले जाते हैं। तो ऊपर जाते उस रूम की तरफ बढ़ते हैं तो उस रूम के जैसे एंटर करती तो सिर्फ वहाँ पर एक बच्चा, तकरीबन कह सकते हो 10 साल का लड़का, जो 10 साल की एज थी उसकी, वो लेटा था और उसकी वो मुंह पर ऑक्सीजन थे। तब दादाजी कहते, क्या प्रॉब्लम है इसे? वो हार्ट सर्जन हुआ था इसका, इसका दिल कमज़ोर था तो आज उसका नया दिल लगाया गया था। ओ, तो इसकी जगह किसी और की मौत हुई। हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते जो अपनी चीज़ें डोनेट करते हैं, और जो इंसान मर रहा था उसे पता था वो मरने वाले, तो उसने अपनी पहले से अपनी आंखें से लेकर अपनी दिल, गुर्दे डोनेट करने के लिए फैसला किया है। तो जिसकी कीमत तो लोग हॉस्पिटल वाले तो ले सकते हैं, तो वो इसी हिसाब से हुआ है। ओके, तो वो कहाँ है? वो तब वॉशरूम का दरवाज़ा खुलती है, वो लड़की निकलती जिसकी रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन रोते हुए भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दादाजी एक नज़र उस लड़की को देखते तो दूसरी नज़र अपनी पोती को देखते कहते, इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी बेटी से छोड़ेगी नहीं। ये कहकर उसकी तरफ बढ़ते। तब वहाँ पर नैना, तब वो लड़की सामने उस लड़की को देख कर कहती, ये यहाँ क्या कर रही? तो वो लड़की कहती है, वो कुछ कहती नहीं, बस जाके एक सोफे पर बैठ जाती खामोशी से, सिर्फ दादाजी को देख रही थी। जो दादाजी उसके साथ एक बुजुर्ग को देखकर हैरान हो जाते। तब वो कदम नहीं बढ़ाती, वो वॉशरूम के दरवाजे के पास ही खड़ी रहती। तब दादाजी आगे बढ़ के उसके सामने जाते, उसके सर पर हाथ सिलाते थे, ठीक हो बेटा, तुम्हारा भाई कैसा है? आप कौन है? मैं कनिष्का का दादा। कनिष्का कौन है? तो घूर के अपनी पोती को देखते हैं तो पोती कुछ कहती नहीं, बस वो सादगी उसको ऐसे देख के, कैसे मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हें कनिष्का के बारे में नहीं पता? जी नहीं। कौन है कनिष्का? हाय रे बाबा, जिससे शादी की बेटा, तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता?
ओह, अब उसे याद आता है जिससे उससे शादी की, उसका नाम कनिष्का है। तो कहती जिस तरह इन्होंने मुझसे शादी की है ना, उससे तो मुझे उनका क्या, इनके किसी का भी नाम नहीं पता है। ओके, तो तुम्हारा नाम क्या है? जिस तरह मुझे नहीं पता मेरा नाम, आपकी पोती का नाम कनिष्का है, जिससे मेरी शादी हुई, उस तरह आपको कैसे पता चलेगा मेरा नाम क्या है? क्योंकि उन्होंने नाम पूछ कर शादी तो नहीं की थी। तब गौर से उसे देखती तो वो चुप हो जाती है, क्योंकि डरती तो थी कनिष्का की उस चीज़ों से। कनिष्का की आंखों, अब भी उसने ग्लासेस निकाल दी और उसकी आंखें लाल थी। कनिष्का की ज़्यादातर आंखें लाल ही रहती है, तो इस वजह से वो आंखों में चश्मा पहनती है। लेकिन जब उसे लगता है कि किसी को अपनी आंखें दिखानी है, तो वो आंखों से वो चश्मा हटा देती है। ब्राउन आंखें लेकिन लाल आंखें, ऐसा लगता है कि सामने वालों को ख़त्म करने के लिए इसकी आंखें ही काफ़ी है। ऐसी आंखें थी कनिष्का की। तब वो लड़की की थी, वो डरते डरते बैठ जाती अपनी जिम। तो दादाजी कहते घबराओ मत, जिस तरह मैं इसका दादा हूँ ना, उस तरह मैं तुम्हारा भी दादा हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम इससे मत डरो। बस बताओ कैसी हो? लेकिन तुम बहुत प्यारी, बहुत मासूम हो। मैं, हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब कोई बड़े को देखता है तो उसका आशीर्वाद लेता है कि तुम्हें, तो बोलती सॉरी मैं भूल चुकी थी, ये कहकर उसका आशीर्वाद लेती दादाजी का। तो कहती जीते रहो, सदा सुहागन रहो। तब वो कहती सीरियसली? तब कहती तुम्हारे भाई को क्या मसला हुआ? तो सारी बातें बताती, और मेरी पोती ने तुमसे शादी किसे की, तो वो भी चीज़ें बताती, क्योंकि कनिष्का को परवाह नहीं थी उसके दादाजी के सामने कौन क्या कहता है, कुछ भी नहीं। उसे सच से प्यार है, वो सच बोलती है, हर चीज़ सच करती है। तो कहती ओह, तो तुम्हारे शादी इस तरह की इस नालायक ने। तब वो कुछ भी नहीं कहती, तो वो कनिष्का के सामने आते कहते सीरियसली मेरे ये दिखाने के लिए तुमने इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? अभी शुरुआत है, बर्बाद थोड़ी किए दादाजी, अभी तो नाम दिया है अपना, और ये कुछ नसीब है कि एक काली कलोटी का नाम उसे मिल चुका है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें जितनी दफ़ा कहे अपने आप को सुधारो, कितनी दफ़ा कहे, तुम काली नहीं हो, तुम सांवली हो। काली और सांवली में फ़र्क बहुत होता है, लेकिन दुनिया ने मुझे ये कहकर पेश किया कि मैं काली कलोटी हूँ, तो मैं भी यही पेश करूँगी ना खुद को। और मेरी पहचान से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन मुझे काला कहे कौन मुझे सांवला कहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आपको एक बहू चाहिए थी जो आपको मिल चुकी है, ये आपकी बहू है, आपका देखभाल करेगी, आपके खाने पीने का ख्याल रखेगी। तो ये कहो कि तुम मेरे लिए एक नौकर लाए हो, कह सकते हो खरीद के लाया हूँ, मुँह मांगी कीमत दी है मैंने इसे, मैंने बिकाऊ चीज़ नहीं हूँ। अच्छा, तो पैसे क्यों लिए मुझसे अगर तुम बिकाऊ चीज़ नहीं हो? मैंने तुम्हें खरीदा है, और खरीदे हुए चीज़ बोलते नहीं है, गुलाम बनते हैं। याद रखो इस बात को। आज तुमने मेरे सामने अपना ज़बान खोला, आइंदा खोला तो तुम्हारे ज़बान को तुम्हारे मुंह से निकाल के बाहर फेंक दूंगी, याद रखना। और रही बात तुम्हारे इस भाई की, ये मेरे दादाजी है, तुम्हारा नाम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो तुम्हारा नाम जानने की मुझे ज़रूरत नहीं है, समझी? और तुम्हें मेरे नाम को लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कि तुम मेरा नाम लेने का हक नहीं रखती। तब दादाजी कहती हक रखती है, अब ये तुम्हारी बीवी है, और तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारी सारी चीज़ें इस्तेमाल करने का हक रखती है लड़की। सुना तूने? कम ऑन दादाजी, ये नहीं हो सकता, मेरे बगैर इजाज़त कोई भी मेरा नाम, मेरी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तुम नहीं, ये फैसला मैं करता हूँ, समझे? और रही बात मेरी इस प्यारी सी बहू की, जो बहुत खूबसूरत, दो क्यूट है, बहुत मासूम भी है, तुम जैसे शैतान के हत्थे चढ़ गई। और खबरदार जो तुमने इसके साथ कोई बदतमीज़ी की, अगर मुझे पता चला कि तुमने इसके साथ बदतमीज़ी की ना, तो तुम्हें कांच की खींचने में अब भी मुझे आता है कनिष्का, याद रखना। तुम्हारा दादा हूँ, तुम्हारा बाप का बाप, उसका नाम तो ना ही ले तो अच्छा है, मेरे बाप के बाप। ठीक है। तब दादाजी उस बच्ची के पास जाते कहते घबराओ मत, डरो मत, इसे बस दिल अंदर, बाहर से खराब है, अंदर से बहुत अच्छी है, बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट है, इसलिए ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। लेकिन इससे इतना कहूँगा, उससे की बातों को इग्नोर मत करना, जो वो कहे सुनना और समझना, क्योंकि अगर तुमने इसकी हाँ में हाँ मिलाए तो तुम खुश नसीब कहलाओगे, अगर तुमने इसके ना में हाँ में ना मिलाए तो तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बना देगी। अपने लिए ना से अपने भाई के लिए ज़रूर सोचना। ये कहकर उस बच्चे के पास जाते, उसके कहते हैं ऊपर वाला तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। वो उसके पास बैठते, लेकिन वो डरते डरते उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि जो दादाजी ने कहा है, अगर तुमने उसके हाँ में
में ना मिला है तो तुम्हारी ज़िंदगी हेल बना सकती है। अपनी नहीं, अपने भाई के बारे में सोचने तो अपनी भाई की तरफ देखकर वो बात करने लगती है। कनिष्का सिर्फ उठती है और वहाँ रूम में टहलने लगती है। तो विंडो के पास जाते, तब वहाँ पर डॉक्टर की एंट्री होती है। डॉक्टर जैसे अंदर आते तो वहाँ पर लोगों को देख के कहते हैं, हमने कितनी दफ़ा कहा यहाँ पर भीड़ मत करो। तब कनिष्का कहती है, अपना काम करने आओ, काम करके दफ़ा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह बात करने की? अगर मैं चाहूँ अभी और इसी वक्त इस हॉस्पिटल से तुम्हें धक्के मार अगर मैं चाहूँ अभी और इसी वक्त ये हॉस्पिटल खरीद के तुम्हें दिखा सकती हूँ डॉक्टर, तो मुझसे पंगे मत लो। कनिष्का मेरा नाम है मेरा। जैसे वो नाम कहती कनिष्का, तो उस डॉक्टर की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि कनिष्का कोई नाम आम नाम नहीं था, वो बहुत खास नाम था। बिजनेस की दुनिया का नंबर 1 नाम, जिसे लेने से पहले लोग कई बार सोचते और जिसका नाम गलत इस्तेमाल करने से पहले 1000 बार सोचते। तो वो डॉक्टर चुप हो जाता है और आके पेशेंट को देखता है और कहता है, अब इनकी कंडीशन ठीक है, अब इन्हें आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाएगा। तो कनिष्का कहती कि ये आईसीयू रूम था? तो कहती इसलिए तो कहा था यहाँ पर रश नहीं मत कीजिए, लेकिन आप कुछ और क्या समझ रहे थे। आपका लेजा ठीक नहीं था, आपके लेजे को देखकर मैंने बात की है। तो कह सकते हो सॉरी आपको कहने, तो ठीक है, ओके, समझ गए, आपको पता नहीं था आईसीयू है। तब दादाजी कहते हैं, डॉक्टर मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, वाकई हमें नहीं पता था ये बच्ची आईसीयू में है। अब इसे रूम में शिफ्ट कर रहे हो? जी हाँ, थोड़ी देर बाद शिफ्ट कर देंगे, आप चाहे तो वहाँ उनका वेट कर सकते हैं जब तक हम इस बच्चे को शिफ्ट करते हैं। तो ठीक है, हम उस रूम में जाके बैठते हैं। ये कहकर वो कनिष्का की तरफ इशारा करती। कनिष्का कहती मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस बाद में तुम्हें यहाँ बैठना है थोड़ी देर तक, जब तक वो बच्ची रूम में शिफ्ट नहीं होती। ठीक है, ये कहकर वो उसी जगह जाके उसे वीआईपी रूम दिया जाता है, क्योंकि कनिष्का की वाइफ थी। तो कनिष्का की वाइफ को तो एम ही जनरल वार्ड तो नहीं दिया जाएगा, वीआईपी रूम का बंदोबस्त करती है वो ड्राइवर उसके लिए। तब ड्राइवर की तरफ दादाजी देख कर कहते हैं, क्या रिश्ता बना दिया तुमने इस लड़की के साथ? बहन बना के कन्यादान किया है। कुछ नसीब हो, अपनी बेटी से पहले बेटी बना ली किसी को। जाहिर सी बात है, बच्ची इस लड़की को पहली दफ़ा देखा, अपनाया साथ सौ, तो बेटी बना दिया, बेटी से बहन बना दिया। बेटी भी बना सकते हो, लेकिन एज का मसला हो रहा था तो बहन बना दिया। ओके, तो जिम्मेदारी ली है तुमने इसकी पूरी। जिम्मेदारी दो तरफ से हुई है मेरी, एक तो मेरे बॉस की मिसेस है, दूसरी मैंने इसे अपनी बहन बनाया, तो आखिरी दम तक इसकी हिफाजत करता रहूँगा, अपने इस राक्षस बॉस से भी। तो चुप हो जाता है क्योंकि उसकी बोलती बंद। तब दादाजी कहते हैं, उसकी हिफाजत तुम कर सकते एक बहन की तरह, लेकिन अपनी राक्षस बहन से कैसे बचाओगे? तुम्हें पता था, तुमने इसे रोका नहीं। तुम्हें कम से कम मुझे एक कॉल करके बता देना चाहिए ये क्या कांड करने वाला है। और तुम, और उसकी सेक्रेटरी की तरफ देखती कहती, तुम 24 घंटे इसके साथ घूमती हो, इसके पल पल की खबर रखती है, तो तुम बता नहीं सकती कि ये क्या कांड कर रही थी? मैंने मैसेज किया था आपको, आपने देखा नहीं, वो मेरी गलती होगी शायद। वो मोबाइल की तरफ देखती जहाँ पर लिखा है आई अलर्ट। आई अलर्ट का मतलब कनिष्का का एक चीज़ होता है, जब भी कनिष्का कोई ऐसी चीज़ करने लगती है जिससे उसे और उसके घर वालों को थोड़ा सा नुकसान होने वाला है, तो सेक्रेटरी पहले से आई अलर्ट का मैसेज भेजती है, जिससे दादाजी कनिष्का को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मैसेज देखकर भी वो समझ गए, वो मैसेज देख चुके थे, ये नहीं देख चुके थे, उन्हें पता था कि कनिष्का तो घर आ रही है, तो इसलिए शायद उसकी सेक्रेटरी ने हाई अलर्ट लिखा था। तो उसने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं किया, तो ना अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके, मतलब कनिष्का की सेक्रेटरी को कॉल करके पूछने की कोशिश की कि ये हाई अलर्ट का मतलब क्या है। तो उसकी गलती नहीं थी। तो वो लड़की भी अंदर रूम में आ जाती है अपने भाई के साथ, जो कुछ वार्ड बॉय के साथ उसके भाई को लाते रूम में, आराम से उसे बेड पर लेटाते, उस पर चादर ओढ़ते और ऑक्सीजन मास्क थोड़ा सा लो कर देते। अब उसका नॉर्मल सांसें भी चल रही थी, तो दोनों को एक साथ मिला के दिल की धड़कन और वगैरह मशीन सारे सेट करके वहाँ से निकल जाते। तब वो कहती है, ठीक है, अब चले दादाजी। तो कनिष्का की गौ की तरफ देखती, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी, तुम्हारा साला, रिश्ते में तो ये लड़का बच्चा तुम्हारा साला होता है, हॉस्पिटल में पड़ा है और उसकी देखभाल करने के बजाय तुम्हें पैसे कमाने का धुन है। अगर पैसे कमाओगे नहीं तो खिलाओगी क्या आपके ख़ानदान को, जो घर में बैठे हैं खाना खाने के लिए, पार्टी करने के लिए, तो उनको संभालने के लिए, उनको पालने के लिए तो पैसे चाहिए ना दादाजी। और अगर मैं पैसे नहीं कमाऊँगी तो उन्हें खिलाएगा क्या, क्या खिलाओगे आप? तो वो कहते इतना मेरे पास है कि मैं अपने बच्चों को खिला सकता हूँ, उसको ताना देने की ज़रूरत नहीं है।
आपको लगता है उन्हें ताने से मसला होता है? अगर होता तो कब के पहले अपने हाथ पैर नहीं चलाते। मेरा बेटा तो कर रहा है ना कोशिश अपनी फैमिली को संभालने की, और संभाल भी रहा है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होकर अब एक उसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। क्या बात है, ऐसे होते हैं बेटे अच्छे। आपके बेटे अच्छे तो वो ईमानदारी तो कर रहे हैं ना। मेरे दामाद की तरह ना हराम तो नहीं है ना कि बॉस बन के बैठना पसंद करता है और वो बन के बैठा है। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही है, आपका दामाद हराम है, ये बात तो मैं मानती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उठती है तो कहती अब मुझे चलना चाहिए। अगर आपको बैठना है तो बैठिए, मुझे इस लड़की का चेहरा देखने में इंटरेस्ट नहीं है। जिस लड़की का चेहरा देखने में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है उसे अपनी ज़िंदगी में लाने का मतलब क्या है? आपको मुझे शादी करवाते हुए देखना था तो मैंने शादी की है। पक्का तुमने शादी की है या सिर्फ इसे मुझे दिखाने के लिए इसके माथे पर सिंदूर प्लस उसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है? मंगलसूत्र कहाँ है? नहीं था तो पंडित जी ने धागा दे दिया, पहना दिया, ये बात है। तो वो सेक्रेटरी की तरफ इशारा करती है तो सेक्रेटरी एक फ़ोन लगाती है और वहाँ पर तकरीबन 10 मिनट बाद एक सोना रहा था और उसके हाथों में ढेर सारे मंगलसूत्र के बॉक्सेस तो थे। तो कहती ये क्या है? तो कहती इनमें से एक कोई भी पसंद करके इस लड़की के गले में पहना अभी और इसी वक्त। ये करने से क्या होगा? परफेक्ट तुम्हारी बेबी कहलाएगी। तो अब भी तो मेरी बेबी है, परफेक्ट कहलाने की क्या बात है? बेबी है तो बेबी है। देखो जो कह रहा हो वो करो। कोई भी मंगलसूत्र वो बिना देखे ही एक मंगलसूत्र उठाती है और उसके गले में पहना देती है। और गले में पहनाते ही तो वो क्या करती है, वो धागा निकालने की कोशिश करती। तब दादाजी उसे रोकते हैं और लड़की तो उसे नहीं रोकती क्योंकि वो डर चुकी थी। जो रिएक्शन वो जल्दी जल्दी कर रही है उससे। तो दादाजी कहते खबरदार उस धागे को उतारा तो ये धागा नहीं उतरेगा और ज़िंदगी भर इसके गले में रहेगा जब तक तुम सलामती चाहते हो खुद की। कम ऑन, मुझे इन चीज़ों पर बिलीव नहीं है। मैं मर भी जाऊँ तो किसी को परवाह नहीं, घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को। अगर कनुष्का मेरा मर चुकी है, आपको पता है कनुष्का मेरा राजपूत मर चुकी है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी राजस्थान में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, इन चीज़ों को मानना मुझे नहीं आता। तो दादाजी कहते जो मैं कह रहा हूँ वो मत करो, अपना हाथ उस धागे से हटाओ जिसे तुम तोड़ना चाहते हो। जैसे आप कहें ये क्या करो, अपना हाथ हटाते। तो मैं उस सोनार से कहती आपकी पेमेंट मेरी सेक्रेटरी कर देगी क्योंकि इसने आपको बुलाया। तो उसने कनिष्का ने उस लड़की के गले में नहीं देखा था, वो उसकी तरफ देखती ही नहीं थी। वो खूबसूरत थी लेकिन उसकी तरफ देखना उसे पसंद नहीं था। वो एक आँख उठा के भी उसकी तरफ नहीं देखती। तब दादाजी कहते कमाल है, तुमने बहुत खूबसूरत मंगलसूत्र पसंद किए, बिना देखे भी तुमने अपने नाम के चाप उस लड़की के गले में पहना दी। तब कनिष्का दादाजी की बात सुनकर उस लड़की के गले की तरफ देखती है तो उसके गले में लिखा था कनिष्का। तो वो सारे मंगलसूत्र देखती है, कुछ में सिर्फ नाम की स्पेलिंग लिखी थी, कुछ में सिर्फ नाम लिखे थे, बहुत से मंगलसूत्र थे। तो वो अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखती तो सेक्रेटरी दादाजी की तरफ देखती है। तो दादाजी कहती हाँ मैंने इससे कहा था तुम्हारे नाम वाले मंगलसूत्र मंगवाने के लिए। तो कनिष्का तो हज़ारों दुनिया में होते हैं। तो मैं भी तो ये कहती हूँ कनिष्का हज़ारों दुनिया में होते हैं, लेकिन जिस लड़की के गले में अगर मैं हूँ तो ये सिर्फ मेरी कनिष्का की है। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। इसे समझा दीजिएगा कि मुझसे बहस मत करें, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। अगर जितना भी मुझसे डरेगी उतना अच्छी रहेगी। इसके लिए अगर इसने मुझसे डरना छोड़ दिया तो मैं इसे एक अलग तरीके से डरा सकती हूँ, याद रखना तुम। ये कहकर वो वहाँ से निकलती है, अपनी ऑफिस की तरफ बढ़ती है। तब दादाजी कहते डरो मत, वो बस बोलती है ये तो कुछ करेगी नहीं। तब वो दादाजी की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू थे। तब वो क्या करती, दादाजी जाकर उसे अपने एक साइड से करते कहते डरना मत, वो तुम्हें डराएगी ज़रूर, ये जो कहा वो करती भी है। बट इतना याद रखो मेरी पोती बुरी नहीं है, बस हालातों ने उसे इस तरह कर दिया है, सख्त कर दिया है। अब तो खुद को पहाड़ कहती है, शायद तुम उस पहाड़ में छेद करने वाली हो गई। मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि तुम मेरी बेटी को, मेरे पोती को वही पोती बना दोगी जो मुझसे हंस कर बात करती थी, जो मुझसे हंसी मजाक करती थी। उस हादसे के बाद तो मैंने अपनी पोती को कभी हंसते हुए नहीं देखा था, कभी भी नहीं। तो उसकी तरफ देखती तो कहती लंबी कहानी है, जब उसकी ज़िंदगी में आओगी तो आराम आराम से उसके किताब को तुम पढ़ पाओगी। एक एक ऐसी किताब है जो बहुत मोटी, बहुत पेजों की है, उसे पढ़ने में तुम्हें टाइम लगेगा बेटा, लेकिन पढ़ना ज़रूर। जब पढ़ोगी तो तुम उसे समझ जाओगी। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहोगी, जैसे कि हम एक किताब लेते हैं, हमें शौक़ होता है पढ़ने का,
लेकिन हम उसे ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ते हैं। तो उस किताब को समझ नहीं पाओगे जब टाइम पास के लिए पढ़ोगे। लेकिन अगर इस किताब को पढ़ोगी ना तो तुम्हें इस किताब के एक एक पन्ने में दर्द ही दर्द मिलेगा, एक एक पन्ने में तड़प ही तड़प मिलेगा। आखिरी पन्ने में उसकी सारी खुशियाँ ख़त्म होती हुई तुम्हें मिलेगी। आराम आराम से तुम्हें पता चलेगा कनुष्का क्या है। लेकिन मेरी पोती मेरी जान है, उसकी बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। और उसकी वो कहती है कि मैं जी रही हूँ उन लोगों के लिए, नहीं, मैं जी रहा हूँ अपनी इस पोती के लिए। उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो उसकी खुशी का कारण बन के उसकी ज़िंदगी में आएगी। शायद तुम हो लड़की हो जो उसकी खुशी का कारण बन के उसकी ज़िंदगी में आओगी। लेकिन याद रखो, उसे सफ़ेद चीज़ों से नफ़रत है, उसे दिन के उजालों से निकलने से नफ़रत है, उसे रात के अंधेरे से मोहब्बत है। तो क्या तुम मेरी बेटी की रात के अंधेरे की रोशनी बनोगी? ये सोच रहा हूँ मैं। अब तुम क्या बनोगी उसकी ज़िंदगी में मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें देखकर एक उम्मीद सी जागी है दिल में कि शायद हाँ, मेरी पोती की अंधेरी दुनिया की रोशनी बनोगी। तो क्या बनोगी मेरी पोती की अंधेरी दुनिया की रोशनी? ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये स्टोरी का नाम कैसा रहेगा? अंधेरों से रोशनी का सफ़र, या ये नाम, या फिर अंधेरों की उजालों से मोहब्बत। यार नाम बता दो प्लीज़, कोई भी नाम बताओ, मैं वो नाम रखने के लिए तैयार हूँ। नाम बताओ। और हाँ, हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम भी ज़रूर बताइएगा। उसका नाम तो कनुष्का मैंने रख दिया, कनुष्का। अच्छा नाम है, ये भी बताइएगा ज़रूर। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और माफ़ी चाहती हूँ इस स्टोरी को थोड़ा लेट लाने के लिए। साइको लव भी लाऊंगी। अब साइको लव कब लाऊंगी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान चल रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है, रमज़ान में रूटीन चेंज हो चुकी है हमारी। जब तक रमज़ान इंशाल्लाह ताला रहेगा तब तक रूटीन चेंज होगी। शायद कभी स्टोरी आए कभी ना आए, और रोमांस थोड़ा कम होगा, क्योंकि थोड़ा एहतराम तो करना चाहिए दोस्तों। इसलिए हो सके तो अपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिए। और बताइएगा, ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस स्टोरी का क्या नाम रखना है। आप लोगों के जवाब का इंतज़ार है यार। बताओ, पसंद करो कौन सा नाम रखना है इस स्टोरी का। और मुझे इस हीरोइन का भी नाम बताइए, जिसको मैंने मासूम लड़की तो बताया, लेकिन पटाखा भी है। ये नहीं पूरी तरह मासूम है। हाँ, जहाँ उसे लगता है उसे डरना चाहिए कनिष्का से, और डरती है। जहाँ उसे लगता है कि उसे कनिष्का को कुछ बोलना चाहिए तो बोल देती, फिर बाद में पछताती कि उसने ऐसा क्यों कहा। फिर इसके बाद उसकी कंडीशन भी ख़राब हो सकती है।